हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता राय। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक ओवरव्यू हम लोगों ने देखा था कि जो दो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं विच आर NADH एंड FADH2 वो किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं एज उनके ऑक्सीडेशन से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन कैरियर टू द अनदर कैरियर इन दी कॉम्प्लेक्सेस, और कौन कौन से 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इन्वॉल्व हैं इन द ट्रांसफ़र प्रोसेस, एंड कौन से 2 मोबाइल कैरियर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। सो आज टुडे इन दिस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि वो मैं एक डायग्राम, दैट मीन्स अ काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, आई विल बी ड्राइंग इट हियर, और उस फ्लो चार्ट में या उस फिगर में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू दी अनदर कॉम्प्लेक्स अगर हम एज NADH इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं एंड इन केस ऑफ FADH2 एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन वो होगा इफ़ NADH is used as an electron donor. Okay, so this is the overview of the electron transport chain जिसमें कि मैंने ये फिगर बनाया है। नाउ दिस इज़ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन विच द कॉम्प्लेक्सेस आर एम्बेडेड। इस पूरे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं। नाउ दिस इज़ द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कि प्रेजेंट होता है। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो कि अंदर का स्पेस होता है, ठीक, राइट। सो एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि जब हम NADH को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करेंगे देन इन दैट केस कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 विल बी इन्वॉल्व, और अगर हम FADH2 को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करेंगे देन इन दैट केस कॉम्प्लेक्स 2, 3 एंड 4 विल बी इन्वॉल्व। तो क्योंकि हम पहला केस ले रहे हैं NADH एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, तो हमारा सबसे पहला जो हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 का इन्वॉल्वमेंट होगा। नाउ व्हाट्स द एक्चुअल प्रोसीजर टेक्स प्लेस, वो ये होता है कि NADH वंस इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट रिलीजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स पासेस ऑन टू FMN टू FES से होते हुए ये यूबिक्विनोन में जाएगा, यूबिक्विनोन से साइक्लाइज्ड होते हुए इट विल actually go into the prosthetic groups of complex 3, which is the cytochrome B1 and then FES and then cytochrome C1 and then finally to cytochrome C. Now ये जो यूबिक्विनोन होता है क्योंकि ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, सो दिस इज अ लिपिड सॉल्युबल कैरियर, ये लिपिड सॉल्युबल मोबाइल कैरियर होता है। और जो साइटोक्रोम C है क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बाहर होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, सो इट इज अ वाटर सॉल्युबल मोबाइल कैरियर, राइट। सो ये जैसे कि दिख रहा है ये शटलिंग करा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन की शटलिंग कराता है बिटवीन कॉम्प्लेक्स 1 and 3, राइट, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शटलिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4। तो यहाँ से होते हुए अल्टीमेटली फिर इट पासेस ऑन टू द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो कि कॉम्प्लेक्स 4 के होते हैं, CUA, साइटोक्रोम A3 एंड देन CUB फाइनली जाएगा। नाउ जो फाइनल और टर्मिनल एक्सेप्टर होता है इस पाथवे का वो हो जाएगा ऑक्सीजन। So the terminal acceptor of this pathway or this entire process is the oxygen. Oxygen is the terminal acceptor of electron also, and the oxygen is the terminal acceptor of hydrogen also, and that will ultimately be get converted into water. तो ये हमारा water में directly convert हो जाता है। Now this process, ये जो कन्वर्जन है, ये पूरा का पूरा जो पाथवे है ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होता है इस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के प्रोसेस में। नाउ लास्ट में मैंने एक कॉम्प्लेक्स बनाया है विच इज़ कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड दिस पाथवे, दिस कॉम्प्लेक्स विच इज़ कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ एक्चुअली द ATP Synthase Complex। तो दिस इज़ द ये ATP Synthase Complex होता है। नाउ दिस ATP Synthase Complex, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। we'll be discussing this part which is the ATP synthase part। ये हम next lecture में इसको properly deal करेंगे because this part is actually related to oxidative phosphorylation process। तो ये हम exactly next lecture में deal करेंगे। So मैंने यहाँ पर सिर्फ एक बनाया है so that you guys can get an idea कि किस तरीके से इसका arrangement होता है और ये किस तरीके से properly embedded होता है, right। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सेस जो कि अरेंज होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज अरेंजमेंट देर इज़ अ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम दीज कॉम्प्लेक्सेस,
ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के साथ साथ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स भी कराते हैं। जैसे ही एक प्रोस्थेटिक ग्रुप से दूसरे प्रोस्थेटिक ग्रुप तक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, सो दिस रिजल्ट्स इनटू द रिडक्शन इन द फ्री एनर्जी पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। ये एक रिडक्शन कराता है फ्री एनर्जी पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्ट्स इनटू पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इनटू द आईएमएस। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से आईएमएस की तरफ पंपिंग ऑफ प्रोटॉन कराता है। सो कॉम्प्लेक्स 1 इज रिस्पॉन्सिबल, कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन की पंपिंग होती है मैट्रिक्स से आईएमएस की तरफ। कॉम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है फ्रॉम मैट्रिक्स टू आईएमएस एंड कॉम्प्लेक्स 4 से भी 2 प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। सो अ टोटल ऑफ 10 प्रोटॉन्स 4, 4 एंड 2 दे आर पम्प्ड जब हम NADH को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट कि जब हम FADH2 को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं तब क्या प्रोसेस यूज़ होता है। The entire arrangement remains the same, सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 की जगह हमारा रिप्लेस हो जाता है कॉम्प्लेक्स 2। और यहाँ पे क्योंकि हम NADH को पहले केस में यूज़ किए थे, सो इन दिस केस विल बी यूजिंग FADH2 एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इस केस में क्या होता है, हम FADH2 का एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करेंगे। तो इसमें भी वही चीज़ होगा कि ऑन रिडक्शन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड बाय FAD followed by iron sulfur cluster protein that will result into the generation of electron to ubiquinone। ubiquinone से वो इसी तरीके की साइक्लिंग प्रोसीड होगी एंड द फाइनल प्रोडक्ट विल बी वाटर। जो डिफरेंस आता है वो ये हो जाएगा कि जब हम NADH को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ किए थे, देन इन दैट केस उस केस में यहाँ मेरा जो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन हो रहा था वो यहाँ पर चार प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही थी, यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 2 हो रहा था। दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 10 प्रोटॉन्स वर बीइंग पम्प्ड। बट इन केस जब हम कॉम्प्लेक्स 2 को यूज़ करते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, तो उस केस में यहाँ इस कॉम्प्लेक्स से विच इज़ कॉम्प्लेक्स 2, इस कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होती बिकॉज जो फ्री एनर्जी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र प्रोसेस होने के दौरान उतना फ्री एनर्जी अमाउंट ऑफ दैट फ्री एनर्जी वो रिलीज़ ही नहीं होता कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी रिलीज़ ही नहीं हो पाती है। दैट इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग प्रोटॉन फ्रॉम मैट्रिक्स टू आईएमएस। तो कहने का मतलब ये कि क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट जनरेटेड, तो प्रोटॉन एक्चुअली में पंप नहीं हो पाता है। तो जब हम FADH2 को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं तो अ टोटल ऑफ 6 protons are being pumped from matrix to the IMS. So this is the entire overview of the electron transport chain or the electron transport process जब हम NADH को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं एंड जब हम FADH2 को एज इलेक्ट्रॉन डोनर यूज़ करते हैं। सो इस प्रोसेस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ऑक्सीजन होता है दैट इज़ द फाइनल और टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन, और वो फिर अल्टीमेटली उसको उसके अपने बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है विच इज़ योर वाटर, राइट। इस प्रोसेस में कुछ इनहिबिटर्स भी हैं जो कुछ स्टेप्स को या कुछ कॉम्प्लेक्सेस को इनहिबिट करते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन दोज इनहिबिटर्स नेम। So there are 3 inhibitors of this pathway, which is rotenone. Rotenone inhibits the transfer of electrons through complex 1, antimycin A that inhibits transfer of electrons through complex 3, and cyanide, azide and carbon monoxide is responsible for inhibiting transfer of electrons through complex 4. So these 3 inhibitors जो कि complexes को inhibit करते हैं। complex 2 has no such inhibitors, उनका as such कोई inhibitors अभी discovered नहीं हुआ है, राइट। इसके अलावा जब ये ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का या जब ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स का, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स का, विच आर NADH एंड FADH2, तो उस प्रोसेस में या उस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इज़ रिलीज्ड। सो सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी इज़ रिलीज्ड during the process of oxidation of NADH and FADH2, so that free energy is ultimately utilized for pumping protons। वो प्रोटॉन्स की पंपिंग करा रहे थे फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू IMS, जैसे कि हम लोगों ने उस फिगर में देखा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे में देखा था। तो वो अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल विच इज़ ATP,
ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन पाथवे है, यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन पाथवे प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस टू टेक्स प्लेस। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हम एटीपी की सिंथेसिस कराते हैं, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। सो क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ NADH and FADH2, therefore this energy is ultimately utilized to synthesize ATP, which is the energy currency of cell from ADP and inorganic phosphate, and this process of synthesis of ATP is called oxidative phosphorylation प्रोसेस। तो इसी को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है। तो इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है विद द एटीपी सिंथेसिस प्रोसेस। अगर हम इन्हीं इनहिबिटर्स को यूज़ करेंगे तो ये इनहिबिटर्स अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे को ब्लॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एटीपी के सिंथेसिस को भी अल्टीमेटली ब्लॉक कर देंगे, बिकॉज इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्टेशन की ही वजह से फ्री एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड दैट फ्री एनर्जी इज अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड फॉर सिंथेसाइजिंग दिस एटीपी मॉलिक्यूल। यही वो एटीपी के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कराता है या रिलीज कराता है। सो इफ यू आर गोइंग टू ब्लॉक दीज कॉम्प्लेक्सेस, अल्टीमेटली द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इज गोइंग टू गेट ब्लॉक्ड। ऑलराइट, सो इस लेक्चर में अभी इस लेक्चर में विल जस्ट कीप इट राइट हियर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एंटायर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स में अरेंज होता है, जैसे कि मैंने उस फिगर में बनाया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि एटीपी सिंथेसिस के दो पार्ट्स होते हैं, FO एंड F1। विल बी डीलिंग विद द डिटेल कंपोनेंट्स कि कौन सा कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है। देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कि इस पूरे पाथवे में, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फाइनल एंड पाथवे था, इसमें हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्चुअली में कितना जनरेट होता है या कितना रिलीज होता है। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस एज वेल एज द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट and the about the differences between the fermentation and aerobic respiration process। तो यहाँ तक अब हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक हमारा पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे अब कंप्लीट हो गया। सो ऑल टुगेदर वी कैन से कि यहाँ तक हम लोगों ने पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस था उन सब से अब हम लोगों ने डील कर लिया है। वी आर एक्चुअली अराइविंग एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अब हम एंड में आ रहे हैं। तो the next chapter will be just having an overview of this process, oxidative phosphorylation, along with the respiratory balance sheet. Thank you very much.